दोस्तों, आओ करें तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है, इसमें हम करेंगे बीपीएससी 69 प्रीलिम 2023 के लिए एडुटेरिया का टेस्ट नंबर 8। टेस्ट नंबर 8 को हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, जिसमें 150 प्रश्न हैं। इनको हम पूरा देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर हम देखना स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। इसका पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था। देखिए, जो वज्रयान शाखा है, इसका उदय किस शताब्दी में हुआ था, ये पूछ रहा है। तो ये जो वज्रयान शाखा, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका जो उदय हुआ था वो 5वीं-6वीं शताब्दी में हुआ था। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। देखिए, वज्रयान शाखा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो वज्रयान शाखा थी, ये बौद्ध धर्म के अंदर ही जो तंत्र मंत्र जादू टोना थे, इसके प्रभाव के बढ़ने के फलस्वरूप हुआ था। जो भी तंत्र मंत्र के बढ़ने के फलस्वरूप जो है इस शाखा का उदय होता है। और इसमें भिक्षा, तप इत्यादि के स्थान पे मांस और मैथुन का सेवन बढ़ जाता है। और इसी संप्रदाय में क्या होता है, तारा जैसी देवियां जो होती हैं, उनको स्थान दिया जाता है। और यही जो वज्रयान शाखा है, इसी ने जो भारत से बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग जो है वो प्रशस्त किया था। आप ये भी ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के जो पतन का मार्ग प्रशस्त किया था वो वज्रयान शाखा के द्वारा ही स्टार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शुद्धाद्वैतवाद मत के संस्थापक इनमें से कौन थे। जो शुद्धाद्वैतवाद है, इस मत के जो संस्थापक थे वो वल्लभाचार्य जी थे। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, वल्लभाचार्य जी। देखिए, जो माधवाचार्य है, माधवाचार्य का जो संस्थापक थे, ये द्वैतवाद के संस्थापक थे मध्वाचार्य जी। और जो शंकराचार्य थे, वो शंकराचार्य अद्वैतवाद के संस्थापक थे। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। देखिए, महात्मा गांधी ने क्या किया था, रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरा देशव्यापी हड़ताल प्रारंभ किया था। और इसका जो आयोजन किया गया था वो 6 अप्रैल 1919 को किया गया था। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, 6 अप्रैल 1919। और देखिए, ये जो हड़ताल था, ये महात्मा गांधी द्वारा आयोजित पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन था जो राष्ट्रव्यापी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे मस्तक भगत सिंह की देशभक्ति, साहस, भारतीय जनता के प्रति प्रेम तथा बलिदान के आगे झुक जाते हैं। भगत सिंह के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसने कहा था। कि भगत सिंह के संदर्भ में जो कथन दिया था, ये महात्मा गांधी ने। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया है। जो कांग्रेस की वार्षिक बैठक होती थी, उसको 3 दिनों का जो तमाशा कहा था, वो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, अश्विनी कुमार दत्त। देखिए, जो लॉर्ड डफरिन है, लॉर्ड डफरिन के समय ही कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। आप ये भी ध्यान रखिएगा। और लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को केवल सूक्ष्म एवं अल्पसंख्यक कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उसका मजाक उड़ाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी। जो अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा वो कहाँ पे प्रचलित नहीं थी। तो ये जो प्रथा थी वो पंजाब के क्षेत्र में प्रचलित नहीं थी। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो हड़प्पा स्थल के जो जुते हुए खेतों के निशान प्राप्त होते हैं वो कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, कालीबंगा। कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है कालीबंगा। और ये कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है। ये भी ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज किया था वो 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने किया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। तो कौन से सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। तो देखिए, प्रथम गोल सम्मेलन में तो महात्मा गांधी नहीं गए थे, द्वितीय गोल में सम्मेलन में गए थे, और तृतीय गोल में सम्मेलन में भी महात्मा गांधी नहीं गए थे। इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, जो महात्मा गांधी जिस गोल में सम्मेलन में भाग लिए थे वो था सेकेंड वाला गोल में सम्मेलन। ये हुआ था दिसंबर 1931 में। और इसमें जो गांधी जी गए थे और जिस जलपोत से गए थे उसका नाम था SS राजपुताना। ये भी ध्यान रखिएगा, SS राजपुताना। SS राजपुताना से जो है गांधी जी गए थे, लंदन पहुंचे थे। और लंदन में पहुंचने के बाद से वो किंग्सवे हॉल में ठहरे हुए थे।
इस सम्मेलन में जो गांधी जी के साथ गए थे वो सरोजिनी नायडू गई थी तथा मदन मोहन मालवीय भी उनके साथ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कांग्रेस की क्या आपत्तियां थी। तो क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कांग्रेस की क्या आपत्तियां थी। तो पहला है कि क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा भारत को, ये बिल्कुल सही है। और इसमें यह भी कहा गया था कि प्रांतों को संघ से पृथकता का अधिकार होगा। ये भी कहा गया था कि जो भी प्रांत होंगे, राज्य होंगे, उनको ये अधिकार होगा कि वो एक संघ से पृथक भी हो सकते हैं। थर्ड है कि गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता बनाए रखने का प्रावधान भी क्रिप्स मिशन में था। ये तीनों ही प्रावधान था। इस प्रकार जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था। तो जो मुगल साम्राज्य में यात्री नहीं आया था वो यात्री था डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस जो है ये कृष्णदेव राय के समय में आया था, जो विजयनगर साम्राज्य का महान शासक था। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये मुगल साम्राज्य में नहीं आया था। जबकि ये जो बर्नियर जो यात्री था ये शाहजहां के समय में आया था। ये भी ध्यान रखिएगा, ये शाहजहां के समय में आया था। और जो सर थॉमस रो थे ये जहांगीर के समय में आए थे। और औरंगजेब के समय में ट्रेवेनियर आया था, ये भी ध्यान रखिएगा। जो ट्रेवेनियर है वो औरंगजेब के समय में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी वह कौन था। जो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी वह फिरोज शाह तुगलक था। सही जवाब बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। इसकी जो आत्मकथा इसने लिखा था उसका नाम था फतुहात ए फिरोज शाही। इसका नाम था फतुहात ए फिरोज शाही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है और सही कूट का चयन करना है। तो यहाँ पे लेखक दिए गए हैं, उनका ग्रंथ दिया गया है। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, इसका 4 से सही मिलान हो जाएगा। सोमदेव ने जो रचना किया है वो कथा सरित सागर का किया है। और जयदेव ने गीत गोविंद का रचना किया है। और भद्रबाहु ने कल्पसूत्र का रचना किया है। इस प्रकार जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम। जो सहायक संधि लाई गई थी वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाई गई थी। आप ये भी ध्यान रखिएगा, वेलेस्ली के द्वारा ही सहायक संधि लाई गई थी। और इसको जो स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है वो है, इसका ट्रिक है एक, आप ट्रिक देख लीजिए, HMT APBS। तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले और सिंधिया। तो इसमें इस प्रकार इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हैदराबाद, मैसूर और पेशवा। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो देवपाड़ा का जो अभिलेख है इसका संबंध जो है वो विजयसेन से संबंधित है। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, विजयसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो जो आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है वो अशोक के छठे शिलालेख में दी गई। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, छठा शिलालेख। देखिए जो अशोक के जो शिलालेख हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो शिलालेख होता है, एक स्तंभ लेख होता है और एक गुहा लेख होता है। जिसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज किया था वो था पी पैंथलर। ये आप ध्यान रखिएगा, पी पैंथलर। इसने जो है वो 1750 में अशोक के शिलालेखों की खोज करता है। और इसका जो पहला शिलालेख है, पहला शिलालेख में इसके पशु बलि की निंदा की गई है। जो पशु बलि की निंदा की गई वो पहले शिलालेख में की गई है। और देखिए ये भी ध्यान रखिएगा, 13वां जो शिलालेख है, 13वां शिलालेख में जो कलिंग विजय हुआ था इसकी चर्चा की गई है। तो कलिंग विजय की चर्चा जो है 13वें शिलालेख में की गई है। और जो अशोक के नाम की चर्चा मिलती है कि जहाँ पे उसका नाम है वो मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर एवं उदयगोलन, इन 4 अभिलेखों में ही जो अशोक नाम मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। तो जो जलियांवाला बाग जांच संबंधित कमेटी बनाई गई थी वो हंटर कमेटी, इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित किया था। तो इसने अपनी जो रिपोर्ट दिया था वो 1920 में दिया था। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, 1920 में। देखिए ये भी ध्यान रखिएगा कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और इसमें होता क्या है कि डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में ही वहां पे जनसभा आयोजित की जाती है,
जिसपे जनरल रेजिनॉल्ड एडवर्ड हैरी डायर गोलियां बरसाने लगता है और उसमें 379 लोगों की मृत्यु हो जाती है। सरकारी डेटा है जिसमें 379 लोगों की मृत्यु बताई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यूनानी शासक मिनांडर को पराजित निम्न में से किसने किया था? तो जो मिनांडर था ये यूनानी शासक था, इसको पराजित किसने किया था? तो इसको पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने ही 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, इसका भी प्रमाण मिलता है। तो 2 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? तो वो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और पुष्यमित्र शुंग के जो दरबारी कवि थे उनका भी नाम जान लीजिए, वो पतंजलि थे। महर्षि पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। 1906 में निम्नलिखित में से किस रियासत ने अपने पूरे राज्य में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू की थी? तो 1906 में जो अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ किया था वो बड़ौदा रियासत ने प्रारंभ किया था। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, बड़ौदा रियासत। ये जो शिक्षा थी ये 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है? जो दिल्ली चलो आंदोलन कहा जाता है वो व्यक्तिगत सत्याग्रह को कहा जाता है। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था ये अक्टूबर 1940 में किया गया था। और ये जो विनोबा भावे थे, ये भी ध्यान रखिएगा, विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे और सेकंड जो सत्याग्रही थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। गांधार कला शैली एक साझी कला का उदाहरण है। तो जो गांधार कला शैली है ये भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण है। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा, जो भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण है वही गांधार कला शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो जो कांचीपुरम थी वो पल्लव की राजधानी थी। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, पल्लव। और जो पल्लव का जो राज्य था वो कांचीपुरम से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक विस्तृत था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक काल के संदर्भ में बताना है। तो शूद्रों को अछूत माना जाता था। देखिए वैदिक काल में शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता था, बल्कि जो वैदिकोत्तर काल आता है, जो वैदिक काल के बाद का काल आता है उसमें शूद्रों को अछूत माना जाता है, ना कि वैदिक काल में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड है, सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, ये बिल्कुल सही है। और क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इस प्रकार जो सही स्टेटमेंट हो जाएगा वो 2 और 3, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। दारा सिकोह के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। दारा सिकोह के संदर्भ में बताना है। तो उसने गीता का फारसी में अनुवाद कराया था, बिल्कुल सही है। दारा सिकोह जो था वो गीता का फारसी में अनुवाद कराया था और उसने वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा भी प्रदान किया था। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार इसका सही जवाब सी हो जाएगा। देखिए जो दारा सिकोह था वो स्वभाव से विद्वान और सूफी था। उसने क्या किया था कि जो काशी के पंडित थे उनकी मदद से उसने गीता का जो है फारसी में अनुवाद कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन था? जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, ये भी ध्यान रखिएगा 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। उस समय पेशवा कौन था? तो देखिए ऑप्शन में सही जवाब नहीं है, इस प्रकार इसका डी इसका सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि उस समय जो पेशवा था वो पेशवा बालाजी बाजीराव का चचेरा भाई सदाशिव राव भाऊ एवं पेशवा पुत्र विश्वास राव द्वारा, देखिए 2 थे, एक तो सदाशिव राव भाऊ थे और जो पेशवा का पुत्र था विश्वास राव, ये उस समय पेशवा थे। और ये जो युद्ध हुआ था ये 1761 में, ये अफगान शासक जो अहमद शाह अब्दाली था और मराठों के बीच लड़ा गया था, जिसमें मराठाओं की बहुत बुरी तरीके से हार हो जाती है और मराठाओं की यही हार अंग्रेजों के लिए भारत विजय का मार्ग प्रशस्त करती है, भी ध्यान रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। अरुविपुरम आंदोलन, जिसको एझावा आंदोलन की संज्ञा दी जाती है, ये किस स्थान पर हुआ था? तो अरुविपुरम जो आंदोलन हुआ था ये केरल राज्य में हुआ था। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, केरल राज्य में हुआ था। इसमें होता क्या है कि यह एक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन था। इसके जो नेता थे आप लोग नाम सुने होंगे, श्री नारायण गुरु जो एझावा जाति से संबंधित थे, श्री नारायण गुरु, इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और
इन्होंने जो है वो अस्पृश्यता प्रथा को समाप्त करने के लिए भी इसमें प्रयास किया था और इन्होंने एक नारा दिया था और नारा था एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। तो आप ध्यान रखिएगा, वो इनका नारा था एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। ये जो था श्री नारायण गुरु का नारा था और एजावा जो आंदोलन हुआ था वो इन्हीं से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26। भारत सचिव पद का निम्नलिखित में से किसके माध्यम से बनाया गया था? तो जो भारत सचिव पद बनाया गया था वो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा बनाया गया था। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1858। इस समय होता क्या है, जो 1857 में आप देखते हैं विद्रोह हो जाता है। 1857 के विद्रोह के बाद से काफी सुधार किया जाता है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे उनको खत्म कर दिया जाता है और सारे अधिकार जो है वो वहाँ के क्राउन के हाथों में चला जाता है, ब्रिटेन के। और उसने जो है एक नया भारत शासन अधिनियम बना करके भेजा जाता है उसके द्वारा इंडिया में, जिसमें जो है एक नया पद जो भारत सचिव का पद है उसका सृजन किया जाता है। और जो इसके पहले गवर्नर जनरल होते थे, जो गवर्नर जनरल का पद होता था, इसको समाप्त करके इसकी जगह पे एक नया पद बनाया जाता है जिसका नाम हो जाता है वायसराय। तो ये चेंजिंग जो है वो भारत शासन अधिनियम 1858 में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। मोड़ी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो जो मोड़ी लिपि है इसका जो प्रयोग किया जाता था वो मराठों के द्वारा किया जाता। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, ये मराठों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन। 1776 ईस्वी में बंगाल में हुए फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो फकीर विद्रोह है ये बंगाल में हुआ था, 1776 में हुआ था। इसका जो नेतृत्व किया था वो मजनू शाह और चिराग अली शाह, इन दोनों लोगों ने किया था। इस प्रकार सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए जो फकीर थे ये घुमक्कड़ मुस्लिम फकीर थे। इन्होंने क्या किया था कि जब जमींदारों द्वारा कृषकों पर अत्यधिक लगान वसूली का दबाव डाला जाता था उसी समय इन्होंने विद्रोह प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29। कांग्रेस के किस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो जो अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना किया गया था वो 1923 के काकीनाडा सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, 1923 का काकीनाडा सम्मेलन। इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने किया था। और इस अधिवेशन में क्या किया जाता है, अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। 1857 की क्रांति के संबंध में द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक किसने लिखा था? जो द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक थी 1857 की क्रांति से संबंधित, ये लिखा था अशोक मेहता ने। सही जवाब बी हो जाएगा, अशोक मेहता। देखिए जो एस.एन. सेन है, इनकी जो पुस्तक का नाम था वो 1857 नाम था इनकी पुस्तक का नाम। और जी.बी. मालसेन की जो पुस्तक का नाम था वो इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1817 था। ये भी आप देख लीजिए, इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित किया गया है? धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, आर्टिकल 110। देखिए धन विधेयक के मामले में लोकसभा को विशेष शक्ति दिया गया है। ये विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है और इसको लाने के लिए राष्ट्रपति की हमें पूर्व अनुमति की जरूरत होती है। तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही इसको लाया जाता है। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा इसको बस अपने पास 14 दिनों के लिए ही रोक सकती है और 14 दिनों के बाद इस विधेयक को पारित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान सभा के बारे में कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन बताना है। तो भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और सेकंड है कि सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्य उपस्थित नहीं हुए थे। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो दोनों है, बिल्कुल ए और बी दोनों करेक्ट हैं। तो इस प्रकार एक कथन ए और कथन दो दोनों सही हैं। देखिए जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और इनकी मृत्यु हो जाने के कारण जो अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। और देश के आजादी होने के बाद से राजेंद्र प्रसाद ही भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। प्रस्तावना संविधान की व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सेकंड है कि प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य सरकार द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जाने पर इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
और थर्ड है प्रस्तावना सरकार की शासन संचालन की दिशा को इंगित करती है, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए जो जितने भी स्टेटमेंट है ये सभी सही स्टेटमेंट है, इस प्रकार इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो प्रथम अनुच्छेद में क्या कहा गया है भारत को? तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, और संघ के लिए यहाँ पे यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन में यूनियन ना होने की वजह से इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, इसके यहाँ पे दो बातें स्पष्ट होता है। पहला कि देश का नाम, और दूसरा है कि देश के हमारा जो देश है उसकी शासन पद्धति बताता है। हमारे यहाँ के जो राज्य हैं उनको अपने संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जो भारतीय जो संघ है, हमने इस संघ को ग्रहण कहाँ से लिया थी? हमारा कनाडा से हमने अपनी संघीय व्यवस्था को लिया है, और यहाँ पे क्या है कि जो भी राज्य हैं उनको संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्य को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर युक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त है? राज्य जो है वो युक्त प्रतिबंध लगा सकता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, किन कारणों से? तो पहला है लोक व्यवस्था, सेकंड है विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, और थर्ड है न्यायालय की अवमानना। देखिए इन तीनों ही कारणों की वजह से जो है वो राज्य किसी भी व्यक्ति के भाषण और उसके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है, इस प्रकार इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा जो है वो मूल कर्तव्य है। तो अस्पृश्यता का निवारण, देखिए अस्पृश्यता का निवारण जो है ये मूल कर्तव्य नहीं है, ये मूल अधिकार में है। आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता के निवारण की बात कही जाती है। और सेकंड है महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रचलित कुप्रथाओं का परित्याग करना। तो देखिए ये सही है, ये जो है हमारा मूल कर्तव्य के तहत आता है। और उपाधियों का अंत, देखिए उपाधियों का अंत भी ये फंडामेंटल राइट है, इसमें आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। और फोर्थ है प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षक और संवर्धन, तो ये मूल कर्तव्य है। तो इस प्रकार यहाँ पे हम देखेंगे 2 और 4 जो है मूल कर्तव्य है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, 2 और 4 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो संसद के दोनों सदनों के सत्रों का आह्वान करना, देखिए ये शक्ति तो राष्ट्रपति को प्राप्त है, राष्ट्रपति ही संसद के दोनों सत्रों को आहूत करता है। और संसद के सत्र का सत्रावसान करना, तो जब भी सदन का सत्र समाप्त होता है तो राष्ट्रपति उसको सत्रावसान करता है। और संसद का स्थगन, देखिए संसद का जो स्थगन है ये राष्ट्रपति नहीं बल्कि ये लोकसभा में तो अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, और राज्यसभा में जो है राज्यसभा का सभापति करता है। तो इस प्रकार जो है सी इसका सही जवाब हो जाएगा, संसद का स्थगन की जो शक्ति वो राष्ट्रपति को नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन से जो कथन है वो सत्य हैं। तो पहला है कैबिनेट सचिवालय का अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है, ये बिल्कुल सही है। जो कैबिनेट सचिवालय का अध्यक्ष होता है वो कैबिनेट सचिव होता है। और कैबिनेट सचिवालय का जो उद्भव हुआ है वो ब्रिटिश शासन काल से हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और थर्ड है कैबिनेट की कुशलता भी कैबिनेट सचिवालय के कार्य पर निर्भर करती है। तो देखिए तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा है? तो जो ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य की बात करते हैं वो महात्मा गांधी करते हैं, सही जवाब इसका ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो है वो ग्राम स्वराज्य को प्रमोट करने की बात की थी, इसीलिए जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है उसमें आर्टिकल 40 है वो ग्राम पंचायतों से संबंधित है, जिसके तहत क्या होता है प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम पंचायत होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन से विशेषाधिकार संसद के सदनों को शक्तिगत रूप से प्राप्त हैं? तो यहाँ पे बताना है कि कौन सी जो विशेषाधिकार हैं वो संसद सदस्यों को प्राप्त हैं। तो पहला है न्यायालयों में प्रमाण पुरुष या विटनेस, जिसको कहते हैं विटनेस तथा गवाहों के रूप में उपस्थिति से छूट, ये बिल्कुल ये संसद सदस्यों को प्राप्त है ये विशेषाधिकार। सेकंड है गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, ये भी सही है। और थर्ड है संसद अथवा किसी समिति में कही गई किसी बात तथा मतदान के संबंध में किसी न्यायालय में कार्रवाई से उनको छूट प्राप्त है। तो ये तीनों ही जो है वो संसद के विशेषाधिकार हैं, तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों में कौन से कथन जो है वो असत्य है, राज्यपाल के बारे में बताना है। फर्स्ट है कि वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है।
तो ये बिल्कुल सही है कि वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही उसका नियुक्त होता है। वो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहता है। ये भी सही है कि जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार पद ग्रहण करता है। और थर्ड है, सामान्यतः उसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। इस प्रकार इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो भारत का राज्यपाल है, राज्यपाल का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 155 संविधान, ये भी आप ध्यान रखिएगा, संविधान में 155 के तहत राज्यपाल के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो पहला है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 26 जनवरी 1949 को हुआ था। देखिए, ये सही नहीं है, क्योंकि जो 26 जनवरी की जो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ है, और इसने जो अपना कार्य करना प्रारंभ किया है वो 28 जनवरी से प्रारंभ किया है। तो इस प्रकार फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकंड है, वर्तमान इमारत में सर्वोच्च न्यायालय 1958 में स्थानांतरित किया गया था। देखिए, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार जो असत्य कथन होगा वो पहला असत्य हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, ये बताना है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में देखिए, इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये बिल्कुल सही है। जो भी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और इसके अध्यक्ष अथवा सदस्य को राज्यपाल कदाचार के आधार पर पद मुक्त करता है। देखिए, ये गलत है। इनको जो पद से मुक्त करता है वो राज्यपाल नहीं बल्कि वो राष्ट्रपति करता है, इसको ध्यान रखिएगा। वो राष्ट्रपति जो है उनको कदाचार के आधार पर उनको उनके पद से हटाता है। और थर्ड है, इसका प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है। तो ये भी सही है। तो इस प्रकार जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण या विशिष्टता नहीं है। तो देखिए, जो विकेंद्रीकरण की विशिष्टता क्या नहीं है ये बताना है। तो विकेंद्रीकरण की विशेषता स्वायत्तता, लोक सहभागिता, और थर्ड है स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। गलत, नहीं जगाना नहीं बल्कि जगाना। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है। तो जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले वो अपने पद पे रहता है, जब इसका सी हो जाएगा। देखिए, जो निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आप ये भी ध्यान रखिएगा, वो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। संसाधन संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है। तो संसाधन का संरक्षण करना है तो उसके लिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सेकंड है, संसाधनों एवं मानव के मध्य संतुलित स्थापित करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है, संसाधनों को विकास करना, तो संसाधनों का विकास भी करना चाहिए। इस प्रकार जो है ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि किस कथन से की जा सकती है। तो जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, ये सिद्धांत जो आया था ये आया था 1912 में। आप ध्यान रखिएगा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है वो 1912 में वेगनर के द्वारा दिया गया था। ये सिद्धांत वेगनर ने सिद्धांत को दिया था। इसकी जो पुष्टि उन्होंने किया था उसके लिए बताया था कि ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका से जो प्राप्त जीवाश्म है उससे इनकी पुष्टि होती है। सेकंड जो वो सागरीय तल का प्रसार का प्रमाण मिला है, और थर्ड है जो नवीन मोरदार पर्वतों की उत्पत्ति हो रही है। देखिए, ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रूव करते हैं, इसलिए इसका सही जवाब जो होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 48। पृथ्वी पर दिन रात का समय बराबर नहीं होने का क्या कारण है। तो जो पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होते हैं, इसका जो कारण है वो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है। और जो पृथ्वी का घूर्णन है, घूर्णन के कारण क्या होता है, घूर्णन के कारण तो दिन रात होते हैं। जो दिन और रात होता है वो घूर्णन के कारण होता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन बराबर किसी कारण नहीं होता है, तो उसके अक्ष पे झुकाव के कारण। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे समुद्री वर्षावन कहा जाता है। जो समुद्री वर्षावन कहा जाता है वो प्रवाल भित्तियों को कहा जाता है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, प्रवाल भित्ति को जो है वो समुद्री वर्षावन कहा जाता है। देखिए, जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है वो है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया में है, आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन।
पूर्णा या पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो ये पूर्णा जो है ये ताप्ती की सहायक नदी है। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। ताप्ती की जो सहायक नदी है वो पूर्णा है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? देखिए जो कर्क रेखा और मकर रेखा पाई जाती है, जैसे ये हमारा अर्थ है, ये 0 डिग्री, यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ को जो है वो कर्क रेखा कहते हैं, और जो 23.5 डिग्री साउथ है इसको मकर रेखा कहते हैं। तो इन दोनों के बीच जो क्षेत्र होता है उसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है, ये करेक्ट है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस होता है, ये भी करेक्ट है। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस होता है, ये भी सही है। और 22 मई को जैव विविधता दिवस होता है, ये गलत है। जो जैव विविधता दिवस है 20 मई नहीं बल्कि ये 22 मई को होता है, ये आप ध्यान रखना। इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चक्रवात के संबंध में बताना है। तो चक्रवात में क्या होता है कि केंद्र में उच्च दाब होता है। देखिए गलत है, केंद्र में जो है उच्च दाब नहीं बल्कि केंद्र में जो है वो निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है चक्रवात में। और सेकंड है कि उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है। तो देखिए ये भी गलत है, क्योंकि जो घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध में नहीं बल्कि ये दक्षिणी गोलार्ध में होता है। तो जो दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा होती है वो क्लॉकवाइज होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा हमने देख ही दिया। और जबकि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, इसकी जो दिशा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो गलत हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। तो जो भारत की अगर राष्ट्रीय आय की गणना करें तो उसमें एक समस्या है, वो क्या है? अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, असंगठित क्षेत्र। देखिए जो इसका सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। असंगठित क्षेत्र जो है ये नेशनल इनकम में जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है। तो जो हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ है ये 1966 में हुआ था। तो इसका प्रारंभ हुआ था पंतनगर से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, पंतनगर। पंतनगर जो कृषि विश्वविद्यालय है वहीं से इसको जो है प्रारंभ किया गया था, इसी वजह से पंतनगर को हरित क्रांति की जन्मस्थली कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 2008 से प्रारंभ किया गया। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी ये सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बनाई गई थी। सही जवाब हो जाएगा बी, सुभाष चंद्र बोस। ये और इसके जो अध्यक्ष थे, इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो JL नेहरू जो थे इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था? देखिए जो गरीबी हटाओ या गरीबी उन्मूलन का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया था वो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। इस समय जो सरकार थी वो इंदिरा गांधी की सरकार थी, आप ये भी ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी की सरकार थी। इन्होंने जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्ति पर देना चाहिए, ये व्यक्त किया गया था। ये विचार है कि जो भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्ति पर देना चाहिए, ये जो विचार दिया था ये दिया था अमर्त्य सेन ने, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने दिया था ये विचार। इस प्रकार ऑप्शन में तो कहीं नहीं होने की वजह से इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये विचार जो दिया था वो अमर्त्य सेन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 60। मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है वो आरंभ किया गया था। तो मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम आरंभ किया गया था वो सितंबर 2014 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो जो इंडिया विजन 2020 जो तैयार किया गया था वो SP गुप्ता समिति के आधार पर तैयार किया गया था। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, SP गुप्ता समिति। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। नीली क्रांति संबंधित है। तो जो नीली क्रांति संबंधित है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन। जो भी
झींगा हो गया, मछली हो गया, इन सभी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है वो नीली क्रांति का प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना % होने का अनुमान है? तो 23-24 में जो बिहार का राजकोषीय घाटा होगा वो उसके जीएसडीपी का 2.98% होगा। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष में भारी गिरावट 2022 के दौरान आई है। आरबीआई के आंकड़े के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में कुल विदेशी मुद्रा कोष कितनी राशि के थे? तो उस समय जो मुद्रा कोष था टोटल 562 अरब डॉलर का था। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, 562 अरब डॉलर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद अर्थात जीएसडीपी की स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये जो वृद्धि दर रही है ये 11% रही है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करके सही उत्तर का चयन करना है। तो राइबोसोम की खोज किसने किया है? तो राइबोसोम की खोज जो है वो पैलेड ने किया है, तो ए का 3 से मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन ने किया है, तो इसको 4 से मिलाएंगे। केंद्रिका की खोज किसने किया है? तो केंद्रिका की खोज जो है वो फेलिक्स फोंटाना ने किया है, इसको 1 से मैच करेंगे। और कोशकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये सिद्धांत दिया है स्लाइडेन एवं स्वान ने, इसको 2 से मिलाएंगे। इस प्रकार जो सही जवाब हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 67। निम्न युग्म पर विचार करके बताना है कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित है। तो खसरा रोग जो होता है वो पैरामिक्सो वायरस की वजह से होता है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। सेकेंड है पीत ज्वर जो होता है वो आर्थोमिक्सो वायरस की वजह से नहीं होता है बल्कि वो अरबो वायरस की वजह से होता है। देखिए ये गलत सुमेलित है, ये पीत ज्वर जो है वो अरबो वायरस की वजह से होता है। और जो हर्पीज रोग जो होता है वो हर्पीज वायरस की वजह से होता है, ये हर्पीज वायरस की वजह से होता है। इस प्रकार 2 और 3 सुमेलित नहीं है, तो सही उत्तर इसका ए हो जाएगा, केवल एक युग्म जो है वो सुमेलित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से किस शैवाल का उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप में भोजन के रूप में किया जाता है? तो भोजन के रूप में प्रयोग होने वाला जो शैवाल है वो अम्बलिकस है। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, अम्बलिकस जो शैवाल है वो भारतीय उपमहाद्वीप में भोजन के रूप में प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69। सत्य फल के निर्माण में भाग लेता है, तो जो सत्य फल के निर्माण में कौन भाग लेता है? तो सत्य फल के जो निर्माण में भाग लेता है वो अंडाशय भाग लेता है, जिसको ओवरी भी कहा जाता है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, अंडाशय जो है भाग लेता है। देखिए सत्य फल क्या होता है? जिस फल के बनने में केवल ओवरी भाग लेता है उसको सत्य फल कहते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है सत्य फल का वो हो जाता है आम। और असत्य फल क्या होता है? तो असत्य फल के निर्माण में क्या होता है, अगर कोई फल बन रहा है तो उसमें ओवरी के अलावा अन्य भी चीजें भाग लेती हैं, जैसे पुष्पासन हो गया, बाह्यदल पुंज हो गया, मतलब पुष्प के अन्य भाग भी उसमें जो है भाग लेते हैं, उसको असत्य फल कहा जाता है। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो सेब हो जाएगा। तो सेब जो है वो एक असत्य फल है, आम जबकि सत्य फल है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। तो रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, तो ये बिल्कुल सही है। जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रक्रिया होती है, ये जो प्रकाशहीन प्रक्रिया होती है ये क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में प्रकाशहीन प्रक्रिया होती है, तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और सेकेंड है कि पौधे की चौड़ाई में वृद्धि एब्सिसिक अम्ल के द्वारा होती है। देखिए गलत है, जो एब्सिसिक अम्ल है ये पौधे की वृद्धि को रोकता है, ये ध्यान रखिएगा, ये वृद्धि को बाधित करता है। पौधे की जो वृद्धि में सहायक हार्मोन है वो एथिलीन हार्मोन है, ये ध्यान रखिएगा, वो एथिलीन हार्मोन है। एथिलीन हार्मोन के कारण पौधे की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार इसका बी नंबर जो होगा वो असत्य हो जाएगा। और सी है इसका संघ कार्डेटा के जंतुओं में पूर्ण विकसित मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, तो ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। पाल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो जो पाल्मोनरी धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। जब इसका ए हो जाएगा, अशुद्ध रक्त जो है वो प्रवाहित होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। कोहनी एवं घुटनों की संधि निम्न में से किस अस्थि संधि का उदाहरण है? तो जो कोहनी और घुटनों की संधि होती है वो हिंज संधि का उदाहरण है। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, वो हिंज संधि का जो है उदाहरण है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, अग्न्याशय किस ग्रंथि का उदाहरण है? तो जो अग्न्याशय है ये मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है, इस प्रकार इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74, ऐसे रोग जो लंबे समय तक बने रहते हैं क्या कहलाते हैं? जो रोग लंबे समय तक बने रहते हैं उनको चिरकालिक कहा जाता है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। ऐसे में कौन से रोग आते हैं ये भी हम लोग जान लेते हैं, जैसे दमा हो गया, गठिया हो गया, टीबी हो गया, ये सारे जो रोग हैं वो चिरकालिक रोग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन, फ्लोएम ऊतक से खाद्य पदार्थों का संचरण पौधों के शरीर में किस दिशा में होता है? तो जो फ्लोएम ऊतक होता है वो खाद्य पदार्थों का संचरण करता है और ये ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ करता है, इस प्रकार इसका सही जवाब सी हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों ही करता है। देखिए एक फ्लोएम होता है जो खाद्य पदार्थों का संचरण करता है और पौधों में एक जाइलम होता है। तो जो जाइलम ऊतक होता है ये जो पानी होता है, पानी या जो भी खनिज लवण होते हैं उनका संवहन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, किस श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से अधिक होता है? तो जो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं उनका यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से अधिक होता है, जब इसका बी हो जाएगा। इसके जो एग्जाम्पल होंगे द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के वो हो गया सरौता, सरौता जिससे सुपारी काटी जाती है, एक हो गया नींबू निचोड़ने की मशीन, जो नींबू निचोड़ने वाली मशीन होती है, ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो जो चालक है उसका जो प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई, चालक के परिच्छेद के क्षेत्रफल, चालक के तापमान, तीनों पर ही निर्भर करता है, इस प्रकार इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? तो जो रात में तारे टिमटिमाते हैं वो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है, तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, बॉयल्स तथा चार्ल्स दोनों नियमों में समान रूप से स्थिर रहता है? तो जो बॉयल्स तथा चार्ल्स के दो नियम हैं, इन दोनों नियमों में जो समान रूप से स्थिर रहता है वो है गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, सही जवाब इसका सी हो जाएगा, गैस की निश्चित मात्रा का आयतन। देखिए जो बॉयल का नियम है वो है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दबाव के विलोमानुपाती होता है, अर्थात बॉयल के नियम में क्या है कि जो उसका आयतन होगा वो उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। और सेकंड जो है चार्ल्स का नियम, चार्ल्स के नियम में क्या है कि स्थिर दबाव पर किसी गैस की जो निश्चित मात्रा है उसका आयतन ताप के समानुपाती होता है, अर्थात यहाँ पे जो इसका आयतन है वो उसके ताप के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80, यदि एक वस्तु का ताप सेंटीग्रेड स्केल में 40 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया गया तो उसी वस्तु का ताप फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो देखिए इस फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है C/5 = F-32/9। जब इसमें हम डेटा को पुट करेंगे दिए हुए तो 40 डिग्री F-32/9 8 से कटेगा, ये हो जाएगा F-32 = 72 और F = हो जाएगा 104 केल्विन। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा, सॉरी फ़ारेनहाइट, तो इसका सही जवाब जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 है, यदि घरेलू परिपथ में 3 प्रतिरोधों क्रमशः 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम की श्रेणी के क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 12 ओम होगा, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? तो जो समय का 2 बार उपयोग होता है वो त्वरण में किया जाता है, सही जवाब इसका ए हो जाएगा, त्वरण। त्वरण क्या होता है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है और इसका जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो जो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है इसका अर्थ है कि ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश, इस प्रकार से जवाब इसका डी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि के चाल का विभिन्न माध्यम में अवरोही क्रम क्या है? जो ध्वनि की चाल होती है वो सबसे ज्यादा ठोस में होती है, फिर द्रव में होती है, फिर गैस में होती है, इस प्रकार इसका सही जवाब सी हो जाएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 85। निम्न में से किसी तत्व के धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित होने के लिए उत्तरदायी है? तो जो कोई भी तत्व धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा, आयनन ऊर्जा। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाया जाता है? तो जो मच्छर भगाने वाली दवाओं में जो केमिकल का प्रयोग किया जाता है वो एलिथ्रीन का प्रयोग किया जाता है, तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा, एलिथ्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन। ठोस कार्बन ऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, सही जवाब इसका सी हो जाएगा, उच्च दाब। नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो उपयुक्त में से देखिए यहाँ पे कोई भी गैस उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे मीथेन गैस उत्पन्न होती है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो मीथेन हो जाएगा। तो ऑप्शन में ना होने की वजह से सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं? तो जो धातु ऑक्साइड है वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। शीतल पेय में फिज जो सनसनाहट होता है उसको उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? हम कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो जो हमें सनसनाहट फील होता है उसको उत्पन्न करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो उसमें हम मिलाते हैं कार्बोनिक अम्ल, सही जवाब बी हो जाएगा, कार्बोनिक अम्ल को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 92। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। देखिए नीला थोथा को कॉपर सल्फेट कहा जाता है, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होगा वो हो जाएगा CuSO4 5H2O, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। ये जो है नीला थोथा या कॉपर ऑक्साइड का कॉपर सल्फेट का फार्मूला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। ऑक्सीकरण से बचाने के लिए आलू के चिप्स को कौन सी गैस के साथ संग्रहित किया जाता है? तो देखिए ऑक्सीकरण के साथ ऑक्सीकरण जो भी आलू का चिप्स होता है वो जब पैकेट में पैक किया जाता है तो उसमें एक गैस भरी जाती है, उसको डालने से ये होता है कि ऑक्सीकरण से आलू को बचाया जा सके। तो जो गैस प्रयोग में लाया जाता है वो नाइट्रोजन गैस होता है, तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा, नाइट्रोजन। इसलिए आप देखते होंगे जो भी चिप्स का पैकेट होता है वो एकदम नाइट्रोजन गैस के साथ फूला रहता है और उसमें थोड़ी सी चिप्स रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 94। निम्न में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? तो जो एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है वो है फ्लोरोस्पार, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। फ्लोरोस्पार जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, बल्कि ये कैल्शियम का अयस्क है, ये भी ध्यान रखिएगा। फ्लोरोस्पार जो है वो कैल्शियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 95। निम्न में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो जो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में प्रयोग होता है वो पॉलीएमाइड बहुलक का प्रयोग किया जाता है, सही जवाब इसका बी हो जाएगा, पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड जो होता है ये एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये सिंथेटिक फाइबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 96। लोटा विद्रोह का संबंध किस जिले से है? तो जो लोटा विद्रोह का संबंध है वो मुजफ्फरपुर जिले से है, सही जवाब इसका सी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर जिला। लोटा विद्रोह देखिए जो हुआ था वो 1856 में हुआ था। उस समय हुआ क्या था कि जो मुजफ्फरपुर जेल के कैदी थे उनको जेल में पीतल के लोटे की जगह पे मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा था। इसके चलते उन्होंने विरोध किया था और विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जो अंग्रेज थे उन्हें वापस पुनः जो है उनको पीतल का लोटा देना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। गंगा नदी पार करने के क्रम में बाबू कुंवर सिंह को किसने घायल कर दिया था? तो जो गंगा नदी बाबू कुंवर सिंह जब पार कर रहे थे उस समय उन पे जो विद्रोह कर दिया था वो सेनापति डगलस था। तो ऑप्शन में डगलस न होने की वजह से इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। डगलस ने क्या किया था, उनके ऊपर गोली चला दिया था और उनके बाएं हाथ में गोली लग गई थी। तो कुंवर सिंह ने क्या किया कि अपना बायां हाथ ही काट करके गंगा में बहा दिया और कहा, हे गंगा मैया, मैं अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट जो है आप स्वीकार करें। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है?
तो कथन है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार से 15 सदस्यों ने भाग लिया था, और सेकंड है कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में बिहार से 31 सदस्यों ने भाग लिया था। देखिए यहाँ पे जो कथन फर्स्ट है वो गलत है, क्योंकि जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था उस समय बिहार से कोई भी प्रतिनिधि जो है वो भाग नहीं लिए थे, इस प्रकार ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और सेकंड जो है वो बिल्कुल सही है। इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी, केवल 2 कथन सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण समस्या के संबंध में किसने प्रस्ताव पेश किया था? जो 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, यहाँ पे चंपारण समस्या के संबंध में जो प्रस्ताव पेश किया था वो पेश किया था ब्रज किशोर प्रसाद ने। सही जवाब बी हो जाएगा। और उस समस्या की तरफ जो ध्यान आकर्षित किया था वो राजेंद्र प्रसाद ने किया था, और इसी समस्या के ध्यान में लेते हुए जो गांधी जी हैं वो 1917 में चंपारण में अपना आंदोलन करते हैं, चंपारण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 100। पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी? तो जो पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना हुई थी वो 11 अगस्त 1942 को हुई थी। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, 11 अगस्त 1942। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के विस्तार में जो है वो पटना के विद्यार्थियों ने विद्रोह कर दिया था, और वो सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का प्रयास कर रहे थे। तो उस समय क्या होता है, जो वहाँ के तत्कालीन जिलाधिकारी होते हैं WG आर्चर, उन्होंने आदेश दिया पुलिस को गोली चलाने के लिए, और उसी क्रम में क्या होता है 7 छात्र जो है वहाँ पे शहीद हो जाते हैं। इसी को जो है वो पटना सचिवालय गोलीकांड कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। कोसी महानंदा दोआब क्षेत्र किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए जो कोसी और महानंदा दोआब क्षेत्र है ये जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, जूट उत्पादन। इसके अलावा मक्का के लिए भी प्रसिद्ध है, और इसके साथ साथ धान के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। बिहार में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सुमेलित नहीं है? तो देखिए ये जो बरैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है ये वैशाली में, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। और उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है पश्चिमी चंपारण में, ये भी सही सुमेलित है। और गौतम बुद्ध पक्षी जो विहार है वो मुंगेर में नहीं बल्कि वो गया जिले में है, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण कुल प्रतिशत का योग कितना है? तो जो वनावरण और वृक्षावरण का टोटल परसेंटेज है बिहार में वो 10.32% है। सही जवाब बी हो जाएगा। देखिए इसमें जो वनावरण है, वनावरण जो है वो 7.84% है, और जो वृक्षावरण है वो 2.48% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 104 नंबर क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था के तहत बिहार में ग्राम कचहरी का प्रमुख कार्य क्या है? जो ग्राम कचहरी का प्रमुख कार्य है वो पंचायत स्तर पर न्यायिक कार्यों को करना है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 105 नंबर। वर्तमान में बिहार में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है? तो टोटल जो है बिहार में 19 नगर निगम है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। देखिए जो टोटल नगर निकाय हैं बिहार में वो 261 हैं, और इसमें से जो है वो 19 तो नगर निगम हो गया, और 88 जो है वो नगर परिषद है। 88 जो है वो नगर परिषद है, और जो 154 है 154 नगर पंचायत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। बिहार के राज्यपाल भवन जिसको राजभवन कहा जाता है, इसके वास्तुकार कौन है? तो जो इसके वास्तुकार हैं वो जोसेफ पी मुनिंग्स हैं। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भोजपुरी का शेक्सपियर की संज्ञा दी जाती है? तो जो भोजपुरी के शेक्सपियर की संज्ञा दी जाती है वो भिखारी ठाकुर को दी जाती है। भिखारी ठाकुर को दी जाती है। तो ऑप्शन में नहीं होने की वजह से सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनकी जो प्रसिद्ध कृति है उसका नाम है विदेशिया, ये ध्यान रखिएगा, विदेशिया। नेक्स्ट देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन। ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? तो जो ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है वो बांका जिले में स्थित है। से जवाब इसका सी हो जाएगा, बांका। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो जो बिहार की दशकीय वृद्धि दर है वो 25.42% है। तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा। और भारत की जो दशकीय वृद्धि दर है वो 17.7% है, जो बिहार से कम है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं? जो नीतीश कुमार हैं अब तक 8 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, 8 बार।
111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 7 पुरुषों और 8 महिलाओं में से 4 पुरुषों और 4 महिलाओं का समूह अलग अलग कितने प्रकार से बनाया जा सकता है? तो ये टोटल जो है वो 2450 प्रकार से बनाया जा सकता है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक श्रृंखला दी गई है, इसने पूछ रहा है अगला पद क्या होगा, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा 365। नेक्स्ट देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन, किसी धन का 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपए है और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 812 रुपए हो, तो दर क्या है? तो जो इसकी दर होगी वो 3% होगी। सही जवाब बी हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 25 अध्यापक हैं जो गणित अथवा भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें 15 भौतिकी, 3 भौतिकी एवं गणित दोनों पढ़ाते हैं। कितने अध्यापक हैं जो गणित पढ़ाते हैं? तो जो टोटल गणित पढ़ाने वाले अध्यापक हैं वो हैं 13, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका आंसर 13 हो जाएगा, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। 115 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में x के स्थान पर क्या आएगा? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x के स्थान पर 9 आएगा, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक क्लब में 108 सदस्य, उनमें 2/3 पुरुष है तथा शेष महिलाएं हैं। 9 महिला सदस्यों को छोड़कर शेष सभी सदस्य विवाहित है, तो क्लब में कितनी विवाहित महिलाएं हैं? तो क्लब में टोटल 27 विवाहित महिलाएं हैं। सही जवाब सी हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन है, श्याम अपनी कार को 30 किलोमीटर 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है और अगले 1 घंटे 20 मिनट के लिए वह इसे 51 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या है? तो जो औसत चाल है वो 49 किलोमीटर पर आवर है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक दुकानदार 1 रुपए में 5 नींबू बेचकर 40% लाभ कमाता है। उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे थे? तो टोटल जो है 1 रुपए में वो 7 नींबू खरीदा था। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ए कार्य की क्षमता बी कार्य की क्षमता की 3 गुनी है, अतः किसी कार्य को करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? तो दोनों मिल करके इस कार्य को 22 से 1/2 दिन में पूरा करेंगे। सही जवाब ए हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या और व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, वह संख्या बतानी है। तो संख्या जो है वो √2 है। सही जवाब बी हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2023 में इसरो ने किस प्रक्षेपण यान के जरिए टेलेसोस टेलेसोस 2 मिशन को लॉन्च किया है? तो जो टेलेसोस मिशन है इसको जिस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया है वो है PSLV-C55। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन, लंदन की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चयनित किया गया है? तो गॉबलिन मोड को जो है वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का सदस्य नियुक्त किया गया है, अध्यक्ष? तो जो 78वें सत्र के जो अध्यक्ष चुने गए हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के वो डेनिस फ्रांसिस हैं। सही जवाब बी हो जाएगा, डेनिस फ्रांसिस। और जो 77वें सत्र के अध्यक्ष थे वो साबा कोरेसी थे, ये भी ध्यान रखिएगा, साबा कोरेसी। नेक्स्ट देखते हैं 124 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2023 में मनाए गए पृथ्वी दिवस के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? तो पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया गया है, बिल्कुल सही है। इसका जो थीम था वो इन्वेस्ट योर प्लेनेट था, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन से कथन सत्य है, बताना है। तो वर्तमान में भारत में बाघों की कुल संख्या 3197 हो गई है। देखिए ये गलत है, अभी जो वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या है वो 3167 है, ना कि 97। तो ये गलत हो जाएगा। सेकेंड, 2018 की गणना की तुलना में 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई है, बिल्कुल सही है ये। और प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्रारंभ किया गया है, तो ये भी सही है। तो सेकंड और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो सही है, इस प्रकार से जवाब बी हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2023 में 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका जो आयोजन हुआ है वो नागपुर में किया गया है। सही जवाब ए हो जाएगा, नागपुर। और इसकी थीम क्या थी? तो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसकी थीम थी। और जो 109 नंबर का भारतीय विज्ञान कांग्रेस होगा वो उसका आयोजन किया जाएगा 2024 में लखनऊ में, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 127 नंबर क्वेश्चन, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 के संबंध में कौन से कथन जो है सही नहीं है? तो इसका जो आयोजन भारत के 3 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा तथा उड़ीसा में किया गया, बिल्कुल सही है। इसका शुभांकर ईफा रखा गया था, ये भी सही है। इस विश्व कप का खिताब जो है न्यूजीलैंड ने स्पेन को हरा के जीता है। देखिए ये गलत है, स्पेन न्यूजीलैंड ने नहीं जीता है बल्कि स्पेन ने जीता है, और ये कोलंबिया को हरा करके जीता है, ये ध्यान रखिएगा। कोलंबिया को हरा करके जो है स्पेन ने खिताब जीता है।
इस प्रकार थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, सही जवाब सी हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विजडम क्रिकेटर्स अल्मानैक द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 के लिए आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो क्रिकेटर हैं वो सूर्य कुमार यादव को सम्मानित किया गया, सही जवाब सी हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बर्लिन जर्मनी में आयोजित विशेष ओलंपिक यात्रा में किस भारतीय अभिनेता को भारतीय दल का एम्बेसडर चुना गया है? तो जो भारतीय दल का एम्बेसडर चुना गया है वो आयुष्मान खुराना को चुना गया है, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मई 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का जो आयोजन है वो स्विट्जरलैंड में किया गया है, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 131 नंबर क्वेश्चन। 25 अप्रैल 2023 से देश की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा का परिचालन कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? तो जो जल आधारित पहली जल मेट्रो का प्रारंभ किया गया है ये केरल राज्य में किया गया है, सही जवाब सी हो जाएगा केरल। केरल में जो है देश की पहली जो है वाटर मेट्रो का प्रारंभ किया जा रहा है। इसका उद्घाटन जो है पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और ये जो रेल मेट्रो होगी ये 10 द्वीपों को जोड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित में से किस देश ने ओफेक 13 नामक खुफिया उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो ये जो ओपेक 13 उपग्रह है जो एक खुफिया उपग्रह है, इसको भेजा है इजराइल ने, सही जवाब इसका बी हो जाएगा इजराइल। 33 नंबर क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2023 को भारत ने एक वर्ष के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता ग्रहण किया है? तो 1 जनवरी 2023 से जो भारत अध्यक्षता करेगा वो वासेनार अरेंजमेंट का करेगा, सही जवाब ए हो जाएगा वासेनार अरेंजमेंट। वासेनार अरेंजमेंट का जो स्थापना किया गया था वो 1996 में किया गया था और नीदरलैंड में हुआ था इसकी स्थापना। इसमें टोटल 42 सदस्यीय देशों का एक ही उग्रवादी नियंत्रण व्यवस्था है। भारत जो है इसमें 2017 में शामिल होता, आप ये भी ध्यान रखिएगा, भारत ने इसकी सदस्यता 2017 में ग्रहण किया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 134। नेत्रहीन के लिए आयोजित तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर यह टूर्नामेंट जीता, ये बिल्कुल सही है। और सेकंड है भारत ने इस टूर्नामेंट की मेजबानी किया है, ये भी सही है। थर्ड है नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे, तो ये भी तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? तो पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है और वो है आयशा मलिक, सही जवाब इसका सी हो जाएगा। आयशा मलिक जो है वो पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला जज बनी है पाकिस्तान में। देखिए जो डॉक्टर सारा गिल हैं, डॉक्टर सारा गिल जो है ये पाकिस्तान की जो है वो पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। आप ये भी देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये पहली ट्रांसजेंडर जो है वो डॉक्टर बनी है, पाकिस्तान की हैं। और जो सुमन कुमारी हैं ये पाकिस्तान की ही पहली हिंदू महिला जज हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, पहली जो है वो हिंदू महिला जज हैं सुमन कुमारी। नेक्स्ट देखते हैं 136 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो यह सूचकांक जर्मन वाच द्वारा जारी किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक होता है वो जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ है। देखिए ये गलत है। अभी ये जो सूचकांक जारी किया गया है इसमें फर्स्ट से लेके 3 तक कोई भी देश नहीं है। जो 4th स्थान आया है वो डेनमार्क का आया है, ये ध्यान रखिएगा, डेनमार्क जो इसका 4th स्थान आया है और भारत को जो है 8वां स्थान प्राप्त हुआ, ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा निम्नलिखित में से किसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 दिया गया है शशिकला पांडे और गंगा जोशी, दोनों लोगों को मिला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए एंड बी, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस संस्था द्वारा वित्तीय साक्षरता के लिए निवेशक दीदी पहल प्रारंभ किया गया है? तो जो निवेशक दीदी पहल है ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। इसका उद्देश्य ही है कि महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना और उनमें जो है वो निवेशक के प्रति उनमें जागरूकता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट देखते हैं 139 नंबर क्वेश्चन। फरवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ 10 तारीख 2023 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है? तो 10 तारीख 2023 युद्ध अभ्यास है, इसका आयोजन जो किया है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 है। 21 से 23 जून 2023 तक श्रम 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये जो लेबर 20 शिखर सम्मेलन है इसका जो आयोजन किया गया है वो पटना में किया गया, सही जवाब इसका सी हो जाएगा पटना।
141 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में जाति आधारित गणना की शुरुआत किस तिथि से की गई है? तो जो जाति आधारित जनगणना की प्रारंभ किया गया है वो 7 जनवरी 2023 से किया गया। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज योजना, प्रज्वला चैलेंज जो योजना है इसकी जो शुरुआत की गई है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने भूकंप की रोकथाम के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया है? तो जो भूकंप क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया गया वो बिहार राज्य के द्वारा लिया गया। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144, हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार के किस स्थान को विकास के लिए चुना गया है? इसमें बिहार के जो है गया को भी चुना गया है और नालंदा को चुना गया। इस प्रकार सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत हायरिंग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? जो हायरिंग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है ये बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, बिहार राज्य। देखिए जो मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना है इसके तहत क्या होगा कि जैसे ओला उबर को हम लोग ऑनलाइन बुक करके बुला लेते हैं, जैसे ओला हो गया, उबर हो गया, तो कहीं भी जाने के लिए हम ऑनलाइन बुला लेते हैं। इसी प्रकार से जो कृषि उपकरण हैं उनको भी आप ऑनलाइन बुक करके बुला सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं और उसको जो भी पेमेंट होगा वो कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 146 कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में गरुड़ों की संख्या के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है देश में? तो गरुड़ों की संख्या के मामले में भारत में जो है वो बिहार का पहला स्थान है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। देखिए भागलपुर स्थित जो सुंदरवन है वो दुनिया का पहला गरुड़ सेवा एवं पुनर्वास केंद्र भी बनाया गया है वहां पे। 147 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? देखिए जो तमिलनाडु राज्य है वो स्वयं का अपना जलवायु परिवर्तन मिशन जो है प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस प्रकार सही जवाब बी हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है उसका आयोजन हरियाणा में किया गया। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, हरियाणा। इसका जो साझेदार देश है वो नेपाल है और मध्य प्रदेश का साझेदार राज्य है बना है। इसमें क्या होगा कि देश भर के मूर्तिकारों ने महाभारत और गीता पर आधारित 21 विशेष पत्थरों की मूर्तियां बनाई हैं तथा विभिन्न शिल्पकारों ने अपनी प्रतिभा का यहाँ पे प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, नवंबर 2022 में मनरेगा में सुधार के लिए एक पैनल गठित किया गया जिसके प्रमुख कौन है? तो मनरेगा में सुधार के लिए जो पैनल गठित किया गया उसके जो प्रमुख है वो अमरजीत सिन्हा है। तो सही जवाब ए हो जाएगा, अमरजीत सिन्हा। 150 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहाँ पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र खोला है? तो जो भारत का पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र खोला गया है वो फरीदाबाद में खोला गया है। सही जवाब इसका डी हो जाएगा, फरीदाबाद। इसी के साथ हमारा जो टेस्ट नंबर 8 था वो कंप्लीट हो गया। अब हम अपने मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में। तो अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।